हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ये कथन सही है। या सेकंड वाला देखिएगा कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, यानी भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा के नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तो ये कथन सही होगा। या देखिएगा कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। यह देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिएगा कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, यानी बच्चे जो है तो परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होना चाहिए। बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन यानी सतत गणना करने का सबसे बेहतर तरीका तो कौन सा होना चाहिए कि सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। या शब्द पढ़वाना, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। ये देखिएगा कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सबसे बेहतर तरीका ये होगा। या प्रश्नों के उत्तर पूछना, यानी कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका होगा कि प्रश्नों को पूछना, तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। तो देखिएगा कि सबसे बेहतर तरीका जो होगा कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका होगा कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, यानी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना ये बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पठन का प्रकार है। तो पठन का प्रकार इसमें पूछा गया है, पठन का प्रकार कौन सा है। तो पहला है ध्यानमग्न, उसके बाद में है एकाग्रचित पठन, या द्रुत पठन, या अर्थग्रहण पठन। तो पठन का प्रकार जो है तो पठन का प्रकार है ऑप्शन नंबर सी कि द्रुत पठन, यानी जो है रिवीजन करना, दोहराना। तो पठन का प्रकार यही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि द्रुत पठन जो है तो ये पठन का प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बीच में बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि जो है तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी मातृभाषा उसमें नहीं आती है, उसको मध्यस्थ बनाए बिना भाषा को सिखाने पर बल देती है, यानी कौन सी विधि वो है। तो पहला देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि द्विभाषीय विधि, यानी ये विधि है कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। या सेकंड वाला है कि अनुवाद विधि, ये विधि है। या सी वाला है कि व्याकरण एवं अनुवाद विधि, यानी व्याकरण एवं अनुवाद विधि जो है तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। या देखिएगा सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में है कि प्रत्यक्ष विधि जो है तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो देखिएगा कि भाषा शिक्षण की सबसे जो है कौन सी विधि इसमें पूछा गया है कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो है तो ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। पीआरटी लेवल पर जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो पहला वाला है
कि जो तुकांत ना हो या जो कोई सीख देती हो, यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं तो जो कोई सीख देती हो उस तरह की कविताएं पसंद करते हैं, या सी है कि जो लयात्मक और ज्ञानात्मक हो। देखिएगा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ज्ञानात्मक होना चाहिए, ज्ञानात्मक हो या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर यानी पीआरटी लेवल पर जो बच्चे हैं वो जो कोई सीख देती हो, कोई कविता जो सीख देती हो जिससे वो प्रभावित होते हैं, उस तरह की कविताएं जो है वो सुनना पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? तो पहले वाले ऑप्शन में है कि वाक्य विधि, उसके बाद है संपर्क विधि, उसके बाद है कि कहानी विधि या अनुकरण विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि जो है तो वो है संपर्क विधि। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना जो है तो कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कि ऑप्शन में कि क्या पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, उसके बाद कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलवा देना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, यानी कहानी पर आधारित व्याकरण समझना तो ये कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा के कौशल हैं, यानी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, इनका जो है तो इनका भाषा के कौशल का सही जो है क्रम कौन कौन सा है। तो देखिएगा कि पहला है कि लिखना, समझना, पढ़ना, उसके बाद स्मरण करना, ये क्रम सही हो जाएगा। या देखिएगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम भाषा कौशल के सही क्रम है। या बोलना, पढ़ना, लिखना या समझना, ये क्रम सही हो जाएगा। या पढ़ना, लिखना, सुनना या फिर समझना, ये क्रम सही हो जाएगा। तो भाषा के कौशल हैं यानी भाषा के कौशलों का सही क्रम जो है तो वो है पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद में है पढ़ना, तब जाकर लिखना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भाषा आकलन की प्रक्रिया, यानी भाषा आकलन की प्रक्रिया तो पहला है कि पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। भाषा आकलन की भाषा गणना की प्रक्रिया जो है, आकलन की प्रक्रिया तो पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। भाषा आकलन की प्रक्रिया जो है तो ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है भाषा आकलन की प्रक्रिया, या केवल जो है शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया किस लिए होती है? तो भाषा आकलन की प्रक्रिया जो होती है तो वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, यानी पीआरटी लेवल पर जो बच्चे हैं तो वो किस प्रकार की कविताएं सुनना पसंद करते हैं। तो पहला है कि जो तुकांत ना हो, या जो कोई सीख देती हो, या जो लयात्मक और गत्यात्मक हो यानी ज्ञानात्मक हो, या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं तो वो जो कोई सीख देती हो उस तरह की कविताएं पसंद करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षीकरण है, तो यानी प्रत्यक्षीकरण जो है तो ये क्या है। तो देखिए प्रत्यक्षीकरण कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, यानी ये प्रत्यक्षीकरण है। या विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, ये प्रत्यक्षीकरण है।
या शब्दों की मूल भाव को समझना, ये प्रत्यक्षीकरण है। या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना, ये प्रत्यक्षीकरण है। तो प्रत्यक्षीकरण जो है तो ये है कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को शब्दों के पहचानने के अवसर देना, तो यही प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। भाषा की अध्यापिका द्वारा तो व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के, यानी वो व्याकरण पढ़ाने जा रही है तो उससे पूर्व, पढ़ाने से पहले बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य तो क्या होना चाहिए। तो पहला है कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, यानी ये होना चाहिए। या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, या विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए ये होना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण पढ़ाने से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य जो होना चाहिए कि पहला है कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार तो शिक्षण विधि का चयन करना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये होना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, जी हाँ, विद्यार्थियों के व्याकरण को जानने के लिए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। अब अगला देखिएगा कि सुरेश डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है। यह सुरेश नाम का एक लड़का है तो वो डा के स्थान पर रा का उच्चारण करता है, यानी डा बोलने की जगह उसके मुंह से रा निकलता है। तो यह क्या है, तो यह देखिएगा कि उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, या उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, यानी वो जो डा के स्थान पर रा का उच्चारण करता है तो उसकी भाषा को रोचक बनाएगा ये, या भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जब वो डा के स्थान पर रा का उच्चारण करता है तो भाषाई कौशलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा जो सुरेश डा के स्थान पर रा का उच्चारण करता है तो यह जो है उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, यानी रेखांकन और चित्रांकन जो है तो ये प्राथमिक स्तर पर लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, या एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। रेखांकन और चित्रांकन जो है तो ये पीआरटी लेवल पर एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, या बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, या काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है तो ये लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, लेखन अभ्यास का जो है तो ये महत्वपूर्ण चरण है। तो सही उत्तर इसका जो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति तो कौशल को प्रभावी बनाने में किस तरह से सहायक होगा। तो ये है, पहला है प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद अवसरानुकूलता, तथा तीसरा है कि एक या दोनों सही है, उसके बाद डी है कि अनुलेख। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है तो प्रश्नोत्तर विधि में भी सहायक है, उसके बाद में अवसरानुकूलता में भी सहायक है। तो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक और दो जो है ये दोनों सही है। तो सी वाला ऑप्शन जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। मोहिका एक टीचर है तो वो कक्षा 8 की भाषा की एक अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, यानी वो भाषा व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाती है, वो रटवाती नहीं है बच्चों से, वो छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि व्याकरण को रुचिकर बनाना, यानी
कंठस्थ नहीं करवाती है, वो नियमों को प्रयोग करने के लिए कहती हैं कंठस्थ करवाने के स्थान पर। तो उसका उद्देश्य क्या है कि पहला है कि व्याकरण को रुचिकर बनाना, उसके बाद में है कि व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, या सी है कि 1 और 2 दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिएगा कि कक्षा मोहिका जो है कक्षा 8 की भाषा की एक अध्यापिका है, वो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो उसका उद्देश्य जो है कि व्याकरण को रुचिकर बनाना, जी हाँ, व्याकरण को रुचिकर बनाना ये भी है, क्योंकि जो है कंठस्थ नहीं करवाती है, रटवाती नहीं, बच्चों को डराती नहीं है, यानी कि डर की वजह से बच्चे कंठस्थ नहीं कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। तो वो जो है व्याकरण को रुचिकर बना रही है, बच्चों को डरा नहीं रही है, वो सही से पढ़ा रही है, यानी वो व्याकरण को रुचिकर बना रही है। उसके बाद में है कि व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोगों पर बल देना, जी हाँ, ये भी सही हो जाएगा। तो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। तो व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम कहाँ पर है देखिएगा, तो लेखन कौशल के विकास में, यानी व्याकरण शिक्षण का महत्व जो है तो लेखन कौशल के विकास में सबसे कम है, या शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में सबसे कम है, या लोकोक्तियों व मुहावरों द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोगों में सबसे कम है, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में सबसे कम है। तो व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व जो है तो वो है पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में, सबसे कम यहाँ पर इसका महत्व है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।